So we are going to start the revision of first chapter. और चैप्टर का नाम क्या है? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये हमारा प्राइमरी चैप्टर है. क्यों प्राइमरी चैप्टर है दिव्यांशी? क्योंकि इसके बेसिस पे बाकी चैप्टर्स हमको समझ में आए, क्योंकि यही चैप्टर में पता चला है व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं हर बार, वी ऑलवेज डिवाइड द चैप्टर इनटू सर्टेन पार्ट्स. तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है पर छोटा है. कैसे छोटा है? क्योंकि हर एक टॉपिक्स जो भी है वो छोटा छोटा टॉपिक्स है, ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स नहीं. ठीक है. सो ये चैप्टर डिवाइडेड है तुम्हारा, हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करें. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. देन वी हैव मीनिंग एंड कंसेप्ट. मतलब पहला डेफिनेशन का बात करें. डेफिनेशन वर्ड हम उस टाइम पे बताया था. डेफिनेशन क्या होता है? कोई सर्टेन ऑथर या कोई सर्टेन पर्सन निकाल के रखता है डेफिनेशन, वो उसके थ्रू वो बोला है डेफिनेशन, वो कहीं लिखा है डेफिनेशन, वो होता है डेफिनेशन. मीनिंग होता है कि तुम इससे क्या समझते हैं. ठीक है. सो वी हैव मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट. फिर है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, दोनों के बीच में डिफरेंस, वो हो गया थर्ड पार्ट. फिर हम लोग का फीचर्स. ठीक है. विल टॉक अबाउट द फीचर्स. क्या क्या फीचर्स है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. देन वी हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस है. फिर देन वी हैव नेचर ऑफ मैनेजमेंट. याद है यहाँ पे नेचर एंड फीचर्स आर डिफरेंट, है ना? बाकी चैप्टर में बोथ आर सेम बट इस चैप्टर में डिफरेंट. ठीक है. नेचर अलग है. देन वी हैव लेवल्स, नंबर 8. नंबर 9 वी हैव फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड नंबर 10 वी हैव कोऑर्डिनेशन. ठीक है. और इस चैप्टर से कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है. ये बेसिक चैप्टर है और इसका सब कुछ आना बहुत जरूरी है. ठीक है. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद डेफिनेशन. तो ये डेफिनेशन जो है क्रेटनर ने दिया है. किसने दिया है? क्रेटनर ने दिया है. क्रेटनर ने दिया. वो क्या बोलते हैं? याद है हम कुछ कुछ वर्ड्स मार्क कराया था कि इट इज अ प्रोसेस. क्यों एक प्रोसेस है? प्रोसेस क्या होता है? जो चलते रहता है, मतलब कंटिन्यूअस होता है. सो मैनेजमेंट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. ये बात पता है. तो इट इज अ प्रोसेस. ठीक है. कि कैसे काम करना है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना है. और किधर काम करना है? जहाँ इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है. तो ये 4 वर्ड्स जो हम बोला था, प्रोसेस. ठीक है. फिर हाँ, चेंज इन, पहले एकदम लाइन वाइज बोलते हैं. प्रोसेस, फिर इफेक्टिव, एफिशिएंसी एंड देन चेंजिंग एनवायरनमेंट. ये 4 वर्ड्स ध्यान रखना है, क्योंकि मे बी हो सकता है देखो एमसीक्यू से तुम लोग को थोड़ी पूरा डेफिनेशन याद नहीं करना है, बट एटलीस्ट सर्टेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता है. तो 4 चीज याद होना बहुत जरूरी है. तो अपना फ्रेम हो जाएगा डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या बोलते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ थ्रू अदर्स. हम कैसे काम करते हैं. ठीक है. या तो हाँ, कैसे काम करते हैं, किसके थ्रू काम करते हैं, और कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करते हैं, ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए. और हम कहाँ काम करते हैं? इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक है. ये डेफिनेशन है ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. फिर है मीनिंग ऑफ डेफिनेशन. मीनिंग ऑफ डेफिनेशन, अभी जो हम मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट है. मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अभी जो हम डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट किया, उसी को अभी हम तोड़ दिया था 4 चीज में, थोड़ा सा ना. तो मेन 3 चीज क्या है? प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी. तो प्रोसेस क्या होता है? अभी हम बोला इट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस. कैसे कंटीन्यूअस प्रोसेस है? क्योंकि मतलब इन रेगुलर एक्टिविटी हो गया सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट. और क्योंकि इसमें सर्टेन फंक्शंस है और वो एक के बाद चलते रहते. सो लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, POSDC पता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग. ठीक है. ये एक के बाद एक परफॉर्म होते रहता है. सो इट इज अ प्रोसेस. हाँ. तो ये प्रोसेस क्यों है? बिकॉज वी हैव द फंक्शंस. ठीक है. और ये एक के बाद एक रिपीट होते. मैं रीजन बताना, सपोज ये असर्शन रीजनिंग में आ सकते हैं. ठीक है. कि प्रोसेस क्यों है, रीजन क्या है? बिकॉज ये इसमें फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड है which is continuous in nature. The one another, ये one after the another ये कंटिन्यू होते जाते हैं. सो ओके. फिर उसके बाद है इफेक्टिवनेस. वर्ड इफेक्टिवनेस क्या होता है? 2 चीज ध्यान में रखना है. काम कंप्लीट होना और विद इन द टाइम फ्रेम पे कंप्लीट होना. क्या है? मेरे साथ बोलो. टाइम, काम कंप्लीट होना विद इन द टाइम फ्रेम, ये इफेक्टिवनेस है. ये इफेक्टिवनेस. और एफिशिएंसी भी क्या होता है?
दो चीज होते हैं। काम हो जाना बट राइट मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्स के साथ होना। ठीक है, इफेक्टिवनेस मेनली बात करते हैं काम अचीव होना इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि काम जो तुम्हारा हुआ है, कॉस्ट ठीक है, ज्यादा पे हाँ, वो कॉस्ट ज्यादा पे हुआ है कि कॉस्ट कम पे हुआ है, बस भले जो ही हम लोग का ज्यादा कॉस्ट टारगेट लगती था है वो बट टाइम अचीव के होना है। अंदर हाँ, विद इन द टारगेट कब टाइम। अचीव होता है? फॉर एग्जाम्पल हम बोला ट्यूसडे तक, फॉर एग्जाम्पल हम टारगेट रखा कि 20 तारीख तक मेरा ये प्रोडक्शन जो है 100 लॉट्स का खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, तो 100 लॉट्स हम अचीव कर लिया टारगेट, ठीक है, और हम क्या तो इसको हम 20 तारीख तक बना भी लिया, तो ये मेरा टारगेट अचीव हो गया। तो इफेक्टिवनेस सिर्फ टारगेट अचीव पे बात करते हैं, वहीं पे एफिशिएंसी क्या है, सिर्फ हम देखते हैं कि कितना मतलब जो काम हुआ है वो कितना मिनिमम रिसोर्सेज पे हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो कॉस्ट पर आप ऐसे हम जैसे हमको टारगेट 20 सेट किया तारीख के था। अंदर हाँ बोलो। 20 तारीख के अंदर हमको बनाना था बट उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एम्प्लॉइज हायर करना पड़ गया तो हम लोग का कॉस्ट बढ़ गया। बढ़ गया, तो ठीक है, उसमें वो इफेक्टिवनेस में वो नहीं होगा बट इसको हम लोग उसको हम लोग इफेक्टिव बोल पाएगा बट एफिशिएंट नहीं बोल पाएगा क्योंकि मेरा कॉस्ट उल्टा बढ़ गया बढ़ गया। फॉर प्रोडक्शन। एग्जाम्पल आई हैव सेट द टारगेट, एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट किया था कि स्टैंडर्ड सेट किया था कि मेरा 100 रुपीज हर एक यूनिट का कॉस्ट होना चाहिए, बट मेरा जो प्रोडक्शन निकल के आया वो मेरा 150 रुपया कॉस्ट पड़ा, ठीक है, तो मेरा ज्यादा पड़ा, तो ये एफिशिएंसी नहीं, मतलब ये इट इज नॉट एफिशिएंट। इफेक्टिव भले ही है क्योंकि मेरा काम हो गया, जितना टारगेट था अचीव हो गया, बट जो कॉस्ट था वो ज्यादा लगा, तब आई एम नॉट एफिशिएंट, ठीक है। फिर इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, इतना तो अभी डिस्कशन से हम लोग को पता चल गया कि कौन इसके बारे में बात करते हैं, सो विल हैव अ शॉर्ट रिव्यू। इस पे क्या है कि कंप्लीशन ऑफ टास्क है, और इसमें क्या है, कंप्लीशन ऑफ द वर्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है। फिर इन सिंपल वर्ड्स, डूइंग द राइट थिंग्स, सही काम करना, और काम करना लेकिन सही से करना, व्हाट इज द डिफरेंस? सही काम करना है, यू आर डूइंग द राइट थिंग, ठीक है, राइट थिंग मतलब यू अचीविंग द टारगेट, बट if efficiency talks about achieving the target in an effective manner, बट मतलब way faster या फिर cost reduction होना, ठीक है, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल देखो, काम करना और काम सही से कर, डूइंग द राइट थिंग, मतलब हम बोला दिव्यांशु तुम मेरे लिए एक गिलास पानी भर के लाओ, ठीक है, तुम एक गिलास पानी भर के लेके आओ, ठीक है, तो तुम मेरे लिए एक गिलास पानी भर कर लेकर आया, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा देर बाद तुमको वापस से मांगा कि दिव्यांशु को एक गिलास और पानी दो, ठीक है, तो हम तुमसे एवरी 1 an hour पानी मांग रहे, इतना छोटा छोटा गिलास पे, ठीक है, और वहीं पे तुम वापस जब हम मांगा तुम क्या किया, एक इतना बड़ा बॉटल फिल करके मेरे को लाके दे दिया, ठीक है, तो ये क्या है, पहला वाला में तुम काम कर रहा था जैसे हम बोल रहा था, सेकंड में तुम क्या किया, यू आर डूइंग द थिंग इन अ करेक्ट मैनर, वहां पे तुम टाइम वेस्ट करता, हम तुमसे 5 बार मांगता, और तुम उतना ही लीटर ऑफ वाटर मेरे को एक बार में फिलअप करके दे, है कि नहीं? सो इट टॉक्स अबाउट डूइंग द राइट थिंग, और इफेक्टिवनेस बात करते डूइंग द राइट थिंग, और एफिशिएंसी बात कर रहे कि सही से काम करना, ठीक है, सही तरीके से काम करना, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे भी अचीव होता है ऑन टाइम, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से मतलब नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, मिनिमम रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कहने का मतलब है सो इट इज ऑन टाइम, इट इज ऑन कॉस्ट, ठीक है। फिर वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फोर्थ पार्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इतना तो हम लोग को पता है, इतना बार भी आप मतलब इतना रिवाइज किया है, सो मैनेजमेंट का क्या बताया था इसका, मैनेजमेंट इज परवेसिव, आई हैव मैनेजमेंट इज गिवन कोर। अ निमोनिक दिया था, व्हाट इज अ निमोनिक, ये वो वाला था क्या, एक सेकंड, सीआईडी वाला, सीआईडी प्रद्युम्न ने गोली मारी, गन से गोली मारी, है कि नहीं? तो CID से वी हैव, C से वी हैव कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्यों है कंटिन्यूअस प्रोसेस, बिकॉज अभी हम डिस्कस किया था, रेगुलर बेसिस पे होता है और इट्स अ प्रोसेस। हाँ, मेन इंपॉर्टेंट चीज बोलो, फंक्शंस,
प्रोसेस सुनते, सुनो वर्ड प्रोसेस सुनते क्या आना चाहिए दिमाग में? वर्ड प्रोसेस, प्रोसेस सुनते फंक्शंस आना चाहिए। ओके, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस है? पीओएस डीसी याद है? हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग, ठीक है। सो सी आई, आई इज फॉर इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल Tangible. फोर्स दैट मैनेजमेंट जो है, तुम मैनेजमेंट देख Cannot सकते हैं feel. क्या? नहीं, बट यू कैन फील इट, ठीक है। मतलब तुम ऑर्गेनाइजेशन को देख के ऐसा फील कर सकते कि हाँ यहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, लाइक वर्कर्स के बीच में झगड़ा नहीं हो रहा है, ठीक है। इट्स अ, हाँ, तुम, ठीक है, तुम उसको एक प्रेजेंस नहीं है उसका प्रॉपर कि हाँ तुम उसको टच कर सकते हैं मैनेजमेंट को, यू कैन टच। दैट इज व्हाई इट इज इंटेंजिबल फोर्स। अगर रीजन आया व्हाई इट इज इंटेंजिबल, बिकॉज इसका इम्पैक्ट इज देयर इन द, मतलब तुमको ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम मैनेजमेंट अप्लाई किया है इसका इम्पैक्ट रहेगा, बट यू कैन नॉट सी इट, ठीक है, इट कैन नॉट बी सीन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सी आई, देन वी हैव डी डी इज फॉर dynamic, डायनेमिक, दैट dynamic मीन्स दैट function. कीप्स ऑन changing with the changing Changing. environment and we have to adapt, है कि नहीं? सो हाँ जी। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। क्यों डायनामिक फंक्शन है मैनेजमेंट? क्या है, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है हम लोग उस हिसाब से अडाप्ट हो जाता है। सो देयर आर सर्टेन डायनामिक नेचर वी हैव टॉक्ड अबाउट इन चैप्टर नंबर 3, environment, Pestle, business environment. So there are various pestle, types of, हाँ pestle, ठीक है, pestle political, क्या होता है? economical, social, तो एक्सटर्नल environment. फोर्सेस होता है जो हम लोग को External अफेक्ट forces. करते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। सीआईडी, देन पीएम मतलब प्रद्युमन। सो पी से वी हैव परवेजिव, मैनेजमेंट Pervasive. इज ऑल परवेजिव, Common for ठीक है। all the organization, whether it be small scale, large scale. नॉन बिजनेस, बिजनेस हो, ठीक है, whether it Economic. is a private company, public company, government हाँ, company, whether it is a school or NGO, whatever it is applied in all the levels of management as well at in to all the organizations, whatever the nature it is, ठीक है, irrespective of the nature, irrespective of the size, हम नहीं देखते हैं, मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है। इवन देख छोटा सा चाय दुकान में भी मैनेजमेंट होता होगा, उसको पता है काम करने वाला को भी उसको कब आना है ऑफिस, मतलब सॉरी ऑफिस बोलते हैं, कब आना है उसको शॉप में, ठीक है, कितना बजे किस किस को देने जाना है चाय। देखते हैं ना छोटू जैसा रहता है, तो वो जाके सर्व करते हैं, उसको पता है ना कि कैसे सर्व करना है, वो हाथ में लेके जाते हैं कि नो, वो एक बकेट में लेके जाते हैं जिसमें कप्स डालने का, तो देयर इज अ मैनेजमेंट। छोटा छोटा चीज में भी मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट इज अप्लाइड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, whether it is a small organization, whether it is a non-business or business organization, whatever the nature it is, ठीक है। सो ये रीजन है why it is pervasive, ठीक है। फिर वी हैव एम, एम इज मल्टी डिमेंशन, प्लीज मार्क इट एज important as possible because this type of question is asked multiple times in your sample papers. Why? Because multidimensional, इसमें तीन चीज आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। प्लीज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली बिकॉज ये इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत घुमाता है। प्लीज मार्क इट इम्पोर्टेंट, मल्टी डिमेंशनल तो यू हैव टू डू, मतलब एक लाइन कोड किया हुआ रहेगा एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, people or operation. Management of work talks about achieving the objective, okay, management of work talks about achieving the objective, and management by people talks about management of the human resources, and management by operations talks about the management from input to output। मतलब जैसे हमारा प्रोडक्शन होता है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, जो हम लोग मैनेजमेंट करता है वो आता है मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब इन केस ऑफ मल्टी डिमेंशनल व्हाट इट इज, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ बाय पीपल एंड मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का आप क्या बोला था, एक बार रिपीट करो ना। इट इज कंसर्न विद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ओके। Management by people talks about management of the human resources, the workers, the managers, मतलब उनको manage करना, ठीक है। Like I'm motivating, for example, the manager is motivating the workers, so it is management by people, okay, management by people, okay। So again repeat with me, what is why management is multidimensional? Because management is a complex activity and it involves 3 main dimensions. Number 1, what is management of work, management by people, management by operations। Why तुम इतना वीक क्यों है? प्लीज एक्टिव रहो, जब हम जैसे एक्टिवली पढ़ा रहे हैं वैसे तुम भी एक्टिवली सुनो और
मेरे साथ बोलो, ठीक है? ठीक ओके, ठीक है। ठीक है। फिर पीएम हो गया, देन व्हाट वी हैव सीआईडी पीएम, सीआईडी प्रद्युमन गोली मारी, जी ने जी से गोल गन से गोली मारी, सो गन इज फॉर वी ओरिएंटेड, हैव goal गोल oriented. No, we have another group activity. Okay, so ओरिएंटेड। it is a group activity. Why it is a group activity? Because all individuals in the organizations, they work together Are to achieve a involved in single objective. Yes or not? There's a difference between the goal oriented process and group activity. Group activity talks about the individuals. Please repeat with me. It talks about the group individuals activity, coordinating individuals. together. Yes. So group activity talks about the individuals, and goal oriented Individuals process talks coordinating about the objective to be objective, achieved by achieving all objective. by the Okay. organizations. ठीक है? तो हाँ, so group activity means people are working together. It is a group activity. ठीक है? okay. For example, I have assigned this certain task to you and to your friends, and you people are working together, coordinating with each other. Then it is a group activity. For They are example, what is coordinating goal oriented together to process? achieve the objectives, तो वो goal oriented हो गया, and the Hmm. working together part is group activity. Group activity. So all the individuals in the organizations contribute towards achieving the goals set by the organization. मतलब goals को achieve करना कैसे करना, यहाँ पे कैसे करने का बात कर रहे हैं, साथ में मिलके करना, they are Group contributing. activity, coordinating देखो, there are together. certain 3 C's याद रखना, whether they are contributing, contribution, coordinating and cooperation. These 3 words remember in your mind. It talks about the group activity Coordinating, cooperation and contribution. Okay, so 3 C's, remember in your mind. It talks about the group activity, contribution, cooperation and coordination. Okay, then we have goal oriented. मतलब goal oriented क्या होते हैं? Organization जो है, ठीक है, we हम लोग कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया होगा ऑर्गेनाइजेशन जो कॉमन फॉर whole organization, which is common for whole organization, and all the people are working together to achieve it. ठीक है, so वो organization में जो goal हमने सेट किया है उसको अचीव करना, it is known as it is a goal oriented process. कि management is a goal oriented process. Because why management is a goal oriented process? हम management क्यों करता है? management इसलिए करता है ताकि हम जो goal सेट किया है उसको faster achieve कर पाए, है कि नहीं? हाँ जी। अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेगा तो मेरा वो टारगेट तो अचीव होगा, मे बी इफ एफिशिएंटली ना हो, है कि नहीं? तो मैनेजमेंट क्यों करता है कि जल्दी से मेरा जो टारगेट हम सेट किया है उसको जल्दी से अचीव कर ले. सो एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल्स. क्या लिखा है गोल्स के बारे में कि मैनेजमेंट को क्या करना है वो स्टेट रहता है, प्लानिंग करते हैं ना हम लोग, तो वी सेट द ऑब्जेक्टिव. ठीक है, so which is a basic reason for its existence. Management unites the efforts of all the individuals to achieving this task. मतलब गोल को अचीव करने का बात हो रहा है ना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का बात नहीं कर रहे, यहाँ पे एफर्ट्स यूनाइट करके दे आर अचीविंग दी गोल्स. और यहाँ पे दे पीपल आर कंट्रीब्यूटिंग, दे आर कोऑर्डिनेटिंग, दे आर कोऑपरेटिंग, ठीक है, टू अचीव द गोल्स सेट अप बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ड फोकस क्या कर रहे हैं, मेन यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी में वर्ड फोकस जो है वो हो रहा है कि पीपल आर वर्किंग टुगेदर, मतलब ऑल द इंडिविजुअल्स. स्टार्ट किससे हो रहा है? विद ऑल द इंडिविजुअल्स. ठीक है, सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. फिर वी हैव मैनेजमेंट कवर्ड ना सारा. फिर है मैनेजमेंट का objectives. So there are 3 types of objectives. तो वापस बता दो ना, what were the 3 C's in group activity? Coordination, contribution and cooperation. Okay, thank you. so management objectives. So there are 3 types of objectives we know. ठीक है, क्या है 3 types of objectives? Organizational, social and personal. ठीक है, organizational, social और personal. ठीक है, SOP याद है? SOP. हाँ, SOP. तो SOP क्या है हमारा? ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? SOP होना चाहिए, है कि नहीं? SOP होना चाहिए. तो पहला बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल. तो ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वर्ड में ही है ऑर्गेनाइजेशन. मतलब वैसे होता है GRS, GPS. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो हम लोग 3 पार्ट. ऑर्गेनाइजेशन वर्ड मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम सेट किया है.
ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मतलब फॉर एग्जाम्पल जो हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं, वी आर डूइंग फॉर दी सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम खुद के लिए नहीं कर रहा, हम वर्कर के लिए नहीं कर रहा, हम सोसाइटी के लिए नहीं कर रहा, आई एम डूइंग ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए यहाँ स्पेसिफिकली पे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ओनली इसमें फॉर दी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यहाँ पे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एक्सक्लूड्स द सोशल दवाई ऑब्जेक्टिव, द निकाल पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, दीजिए, एक सेकंड दीजिए, हाँ आप वेट। दवाई, हाँ हो गया थी। Okay, so organizational objective is divided into three parts, that is GPS. Okay, so GPS is the growth, P is for profit and S is for survival. Survival मतलब हम इतना तो कमा ले कि हम जितना खर्चा मेरा लगा था उतना तो कवर हो जाए, मतलब ब्रेक इवन वाला बात। ठीक है, ब्रेक इवन वाला बात। ब्रेक इवन में हम क्या बात करते हैं, एटलीस्ट उतना तो अर्न कर ले जितना मेरा खर्चा लगा था। ठीक है। तो सर्वाइवल टॉक्स अबाउट अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, टू कवर द कॉस्ट। कवर द कॉस्ट मतलब एटलीस्ट आई शुड कवर द कॉस्ट। ठीक है, मतलब जितना खर्चा लगा था, जितना कॉस्ट लगा था। फॉर एग्जाम्पल टू मैन्युफैक्चर अ पेंसिल, आई द कॉस्ट इंकर्ड वाज ₹8। ठीक है, तो एटलीस्ट जब हम बेचने जाएगा वो पेंसिल को, एटलीस्ट मेरे को ₹8 तो रिकवर हो जाए। ठीक है, और प्रॉफिट इज कॉस्ट से ज्यादा है कि नहीं, कॉस्ट से ज्यादा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ₹8 में हम पेंसिल बना रहा था, तो एटलीस्ट मेरा ₹8 से ज्यादा में बिकना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आई शुड अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ताकि हम एटलीस्ट अगर हम प्रॉफिट नहीं कमाया तो हम ग्रो कैसे करें। मतलब मेरा मैन्युफैक्चर करने का और फिर बाजार में बेचने का मतलब ही क्या है, जब हम उतना ही कमा रहा है जितना पैसा लगा है। So to survive for a longer period of time, to grow in the market, हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट अर्न करना बहुत जरूरी है। तो सर्वाइवल क्या होता है दिव्यांशी, टू कवर द कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट क्या है, जो कॉस्ट से ज्यादा है। ठीक है, कॉस्ट से क्या है, ज्यादा है। क्यों कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए, सर्वाइवल वो वाला पॉइंट हो गया, बीपी वाला पॉइंट, उस पॉइंट के बाद हम प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करते हैं, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी हो गया। यस। और ग्रोथ कब होता है, ग्रोथ तब होता है फॉर एग्जाम्पल जब हम अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। हाँ, जो प्रॉफिट तो कमा ही रहे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा ग्रोथ कब होगा, जब तुम्हारा सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू ऑलवेज टॉक अबाउट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, का क्या है, नेस्ले। तो नेस्ले न्यूमरस प्रोडक्ट्स, जितना न्यूमरस प्रोडक्ट्स होगा हर टाइप का कंज्यूमर आ रहा है, तो वी आर ग्रोइंग। ग्रोथ कैसे होता है, एग्जाम्पल वी आर एक्सप्लॉइटिंग इन द मार्केट, मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अभी डोमिनोज है, डोमिनोज पहले एक जगह था, ठीक है, एक ही यूनिट था। ठीक है, वो भी कहीं मुंबई में था। फॉर एग्जाम्पल started in Mumbai. For example, I'm not sure. Example ले, suppose Domino's first started in Mumbai. फिर मुंबई में उसने बहुत सारे यूनिट्स खोला। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, बाकी स्टेट्स में खोलना चालू किया। एंड सी नाउ, मतलब वो ऑनलाइन मोड में है, फिर हर एक सिटी में है, हर एक स्टेट में है, इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया है। तो ये होता है ग्रोथ। ठीक है, मतलब या तो तुम्हारा यूनिट्स बढ़ना, मतलब कुछ चीज को बढ़ना, जैसे सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज होना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, द इंक्रीज होना। ठीक है, सो इट इज नोन एज ग्रोथ। ठीक है, हाउ वेल यू एक्सप्लॉइट द मार्केट, हाउ वेल यू एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, द वर्ड इज पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करना, मतलब कैसे एक्सप्लॉइट करना। पहले देखना, मार्केट में देखना कि लोग को क्या पसंद है, उस हिसाब से सामान बेचना, ताकि तुम ग्रो करे। ठीक है, सो सर्वाइवल रिलेटेड टू कवर दी कॉस्ट। ठीक है, सो मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज इंश्योर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, सो एटलीस्ट इतना तो हो कि हम सर्वाइव तो कर पाए, मतलब ऐसा ना हो कि हम नुकसान में चला जाए। उससे बेटर तो ये है ना कि हम ब्रेक इवन में रहे कुछ समय के लिए, बिकॉज कोई भी यूनिट, कोई भी बिजनेस सबसे पहले स्टार्ट होता है तो वो ब्रेक इवन के बाद ही ऑब्वियस बात है प्रॉफिट पे जाता है। डायरेक्टली वो अपना सारा कॉस्ट कवर नहीं कर लेता है, बिकॉज एक बार में अगर कोई होटल खोलते हैं तो उसको इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और एक दिन में थोड़े ना एक जन आके तुम्हारा पूरा होटल का कॉस्ट को कवर कर देगा, नहीं, इट विल टेक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एटलीस्ट इतना तो अर्न करे कि मेरा सर्वाइवल तो निकल जाए, मतलब इतना कवर कॉस्ट हो जाए। ठीक है, सो सर्वाइवल रिलेटेड विथ क्या है, कवर कॉस्ट।
ठीक है। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेट्स विथ टू सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। और प्रॉफिट प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। ये ध्यान रखना, प्रॉफिट प्रोवाइडर डैश प्रोवाइड अ वाइटल इंसेंटिव। इंसेंटिव, वर्ड इंसेंटिव किससे आना चाहिए? प्रॉफिटेबिलिटी से, ठीक है। इंसेंटिव मतलब क्या है? काइंड ऑफ तुमको एक अलग एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है ना। सब्सिडी इज डिफरेंट, सब्सिडी इज डिफरेंट, इंसेंटिव एंड सब्सिडीज आर डिफरेंट। मतलब कोई क्या बोलते हैं उसको, लेजर सब्सिडी इज समथिंग लाइक कोई आउटसाइडर या थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल ईदर गवर्नमेंट और सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग यू फॉर योर प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि तुम्हारा खर्चा में हम तुमको इतना देगा, so that is subsidy. Incentive is within the organization receiving something, ठीक है। so incentive अलग होता है। तो incentive मतलब organization में ना which other people are not earning and I'm getting specifically. incentive, very good. so ये profitability मतलब क्या? related with incentive, ठीक है। सर्वाइवल रिलेटेड विथ वन, मेरे साथ रिपीट करो, सर्वाइवल रिलेटेड विथ क्या है? बोलो। Survival is related with revenue, earning enough revenue to cover the cost. Profitability is vital incentive या फिर related to survival and growth. And growth is something which we earn beyond profit. मतलब employees. No, beyond profit, like increase in number of sales volume, increase in number of employees, increase in number of products. Okay, so organization objective clear? Huh? Okay. Where I have social objective. What do you mean by social objective? Social, word social involves society. We are talking about the society. Okay, so social matlab we are providing certain benefits. क्या हम बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिट्स टू दी आउटसाइडर्स। कौन? या तो हो सकता है कि या सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, या तो हो सकता है कि जो मेरा कस्टमर्स है वो लोग। फॉर एग्जांपल सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? हम कंज्यूम करेगा क्या? नहीं ना। who are consuming? the consumers are मतलब consuming, मतलब the society is going to consume, तो उसके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट किसको मिल रहा है? अगर बेनिफिट सोसाइटी को मिल रहा है तो सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बस समझ में आया? For example, what you are doing, it is to provide your providing quality product at reasonable rate, ठीक है। और for example, you are generating employment, तो दिस सर्टेन बेनिफिट्स किसको मिल रहा है? जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उन लोग को मिल रहा है, कि जो बाहर के लोग हैं उन लोग को मिल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग को मिल रहा है। सोशल ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं। यू आर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट opportunities and you are providing quality products at reasonable rates, और you are manufacturing eco-friendly products, ठीक है। तो ये बेनिफिट किसको मिल रहा है? हमको मिल रहा है। आई एम मैन्युफैक्चरिंग, हमको मिल रहा है, या मेरा जो वर्कर्स है वो लोग को मिल रहा है, वो लोग कंज्यूम करेगा नहीं ना। सराउंडिंग मतलब द सोसाइटी। आई एम टॉकिंग अबाउट द सोसाइटी बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूम कौन करने वाला है? सोसाइटी। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे करेगा? जो मेरा वर्कर्स है उन लोगों को क्या और एम्प्लॉयमेंट कराएगा क्या? नहीं ना, लोग तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है। कि लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? जो सोसाइटी के लोग हैं, जो लोग के पास नहीं है अपॉर्चुनिटी, उन लोग को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप आओ तो मेरा फर्म में आओ और आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आई एम प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू दी आउटसाइडर्स। तो अगर आउटसाइडर्स को मिलता है तो सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, किसको बेनिफिट मिल रहा है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में वर्कर्स को बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। वर्कर्स को बेनिफिट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल उन लोग को हम बोनस दिया, उन लोग को सैलरी दे रहा है, ठीक है, पर्क्स दे रहा है, ठीक है, उन लोग का सेफ्टी का ध्यान रखा जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बात सुनो, जो हम लोग का विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग का हम ध्यान रख रहे हैं, लोग का सेफ्टी रख रहे हैं, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। मतलब अगर वर्कर्स के बारे में हम सोच रहे हैं तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब ध्यान रखना, डोंट कंफ्यूज बिटवीन, अगर हम वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, वर्कर्स का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, तो वो सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। बिकॉज बेनिफिट किसको मिलने वाला है? आउटसाइडर्स, सोसाइटी को मिलने वाला है, या फिर मेरा जो विद इन द वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन लोग को मिलने वाला है? सोसाइटी। और वहीं पे अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में मेरे वर्कर्स को मिलता है तो कौन सा ऑब्जेक्टिव हो गया? Personal objective. Personal objective. So there are 3 types of objectives. पहला क्या? Organizational objective talks about GPS. G is for growth, P is for profitability, and S is for survival.
ओके, देन वी हैव सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अभी हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि टेल मी इफ द फर्म इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय विद सर्टेन क्लोथ्स, ठीक है, फॉर या क्लोथ्स या फिर हाउस बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉय को ठीक है, तो हम बोला कि अगर फॉर एग्जाम्पल, हाँ, हम लोग का विद इन द हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सपोज एक एक्स लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहा है विद टिफिन अलाउंसेस या फिर क्लोथ्स दे रहा है, ठीक है, वो लोग का मतलब ठंड आ रहा है तो सोच रहे लोग को ठंड लगेगा, या ये लोग का केयर करके ये लोग को सामान दे रहे, तो दीज आर व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। Personal objective. And I am generating employment for weaker section of the society, then it will be सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो हम लोग का क्लियर हो गया है, ठीक है, सो अच्छा, और एक क्वेश्चन, X Limited wants to earn enough to cover the cost, will be ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। under which head? सर्वाइवल। ओके, ठीक है, चलो, मतलब बेसिक क्लियर है, देन वी विल टॉक अबाउट, अच्छा, एक और चीज आई वांट टू क्लियर, इंटेंजिबल फोर्स में एक एग्जांपल है, एकदम एग्जाम में पूछ सकता है इंटेंजिबल फोर्स की, फॉर एग्जांपल मेरा वर्कर्स जो है वो आपस में काम करे और उन लोग के आपस में झगड़ा नहीं है, हम अभी रिपीट किया था ना ये बात जब इंटेंजिबल कराया था कि हम उसको देख नहीं सकते बट वी कैन फील, फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स लोग आपस में शांति से काम कर रहे हैं, दिख रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे, पर हम लोग उसको टच कर सकते हैं क्या, बस फील कर सकते हैं, हाँ शांति है, वर्कर्स आपस में झगड़ा नहीं कर रहे, तो वो क्या हो गया, इंटेंजिबल फोर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट था इसलिए वो याद है तो बोल के। नाउ वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 5 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला तो है तेरा एक तो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करता है, ये बात पता है, ठीक है, फिर है उसके बाद सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करता है, फॉर एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री सेटअप हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाएगा, रोड वहां से ट्रांसपोर्टेशन होगा, रास्ता अच्छा बनेगा, ठीक है, सो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी होता है, और फिर अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है कि नहीं, अगर मैनेजमेंट होता है तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है, फॉर एग्जाम्पल हम वर्कर्स को मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, उन लोग का केयर कर रहा है, तो ये सर्टेन चीज किस में आ जाता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर इतना तो पता है कि ये एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है मैनेजमेंट, इफेक्टिव तो होता ही है, ऊपर से एफिशिएंसी भी हम लोग का करता है, मतलब रिड्यूस द कॉस्ट करता है और इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी करता है कि नहीं। फिर वी हैव वन मोर थिंग कि इट अचीव्स द ग्रुप गोल्स, हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी जैसा हो गया, मतलब ग्रुप गोल्स मतलब सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल्स आर मतलब इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन करके हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर रहे हैं, ओके। फिर वी हैव हो गया डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, ये तो पता है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा है रिजिड नहीं है, है कि नहीं, जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है वी अडाप्ट, ठीक है, वी अडाप्ट अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, जैसे सर्वाइवल ग्रोथ तो पता ही है। फिर उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, फिर है मैनेजमेंट एज एन, रिपीट विथ मी प्लीज, बोलो सो मच, मैनेजमेंट इज एज एन साइंस, और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन, ठीक है। सो मैनेजमेंट एज अ आर्ट क्या बोलता है, आर्ट ऐसा बोलता है कि मैनेजमेंट और आर्ट एक जैसा है, कैसे एक जैसा है, क्योंकि देखो मैनेजमेंट ह्यूमन कि इसमें भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए होता है, और हम लोग को मैनेजमेंट करते समय भी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी चाहिए होता है, मतलब मैनेजमेंट करना, मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट अच्छा वे से सोचना है कि नहीं, कुछ काम को करना
करेक्टली करना। करेक्ट करने के लिए भी तुमको क्रिएटिव होना पड़ेगा, तुमको प्रैक्टिस होना पड़ेगा, तभी तो तुम अच्छे से काम कर पाएगा ना, अचीव कर पाएगा ऑब्जेक्टिव को। मतलब सिर्फ मैनेजमेंट में तो तुम प्लान कर लिया, प्लानिंग भी तो प्रॉपर होना पड़ेगा ना, कुछ भी प्लान करने से नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल हम प्लान कर लिया कि ये फर्स्ट चैप्टर को हम लोग रिविजन करेगा 4 दिन, फिर 4 दिन इज बहुत ज्यादा फर्स्ट चैप्टर को रिविजन करने के लिए। ये तो प्लानिंग हम कर लिया, पर ये ठीक से प्लानिंग नहीं था। अब हम बोलता कि फर्स्ट चैप्टर हम लोग 1 दिन में करेगा, सेकंड चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मे बी टाइम लग सकता है, प्लान भी एकदम वायबल होना चाहिए कि viable वो होना चाहिए। So it is based on practice and creativity. For example, the music created by musicians are different to the musical notes used are the same. For example, देखो ना, अलग अलग सिंगर से तुम गाना गवाना, तो मतलब सारे सिंगर अपना वे में यूनिक है, मतलब दे हैव समथिंग, मतलब वो गाना भी दो तो वो सर्टेन चेंज करके दे देते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे मैनेजमेंट, डिफरेंट सिंगर्स भी गाए तो मतलब थोड़ा तो डिफरेंस होता ही है। तो वहीं पे अगर तुम मैनेजमेंट का बात करें तो तुम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग टाइप ऑफ मैनेजमेंट दिखेगा, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनल मतलब पर्सनल नॉलेज तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे तुम आर्ट करते हैं, मतलब कुछ ड्रॉ कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अपना दिमाग लगाते हैं कि नहीं, और पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। वही अभी हम बोला कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा तुमको क्या दिखेगा, अलग अलग, सबका अलग अलग दिखेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, पर्सनल एप्लीकेशन मतलब सब अपना अपना एप्लीकेशन लगाते हैं। वहाँ वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। आ रहे अभी? ऐसे बीच बीच में आता है, फिर बीच में लो हो जाता है, ठीक है। The use of basic knowledge differs from person to person and thus art is a very personalized concept, ठीक है, बात समझ में आया। और एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज होना थोड़ा तो जरूरी है। आर्ट के बारे में, कलर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है, ठीक है। तो ये आर्ट मतलब एनी फॉर्म ऑफ आर्ट हो सकता है, वेदर लाइक कोई ऑथर है, ठीक है, वो लिख रहा है तो काइंड ऑफ आर्ट है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटर है, वो हो गया, कोई डांसर है, वो भी आर्ट है। तो आर्ट मतलब सिर्फ वो पेंटिंग वाला आर्ट का बात नहीं करे, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, ठीक है। सो जैसे हर फॉर्म ऑफ आर्ट में थियोरेटिकल नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल हम तुमको बोला कि डू कथक, तुमको उसका नॉलेज ही नहीं है, यू डोंट हैव द थियोरेटिकल नॉलेज ऑफ दैट फॉर्म ऑफ आर्ट, तो तुमको कैसे परफॉर्म करेगा। तो सर्टेन एक थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कितना बार देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वी हैव एक्सपर्ट्स, काइंड ऑफ बेसिक नॉलेज। हाँ बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट, थियोरेटिकल नॉलेज मतलब जो बुकिश, मतलब बुक में लिखा हुआ एटलीस्ट वो तो अप्लाई करो, वो तुमको नहीं पता तो फिर तुम क्या कर, एबीसीडी तो आना चाहिए कोई भी चीज का। वही तो इसलिए बोल रहे हैं कि आर्ट रेफर्स टू स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। और ये सब कहाँ से आता है, फ्रॉम स्टडी, पढ़ते पढ़ते आता है, ऑब्जर्व करने से आता है, और एक्सपीरियंस से ग्रो करता है, ठीक है। सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट बोल रहा है कि मतलब, और बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट आर्ट है, ठीक है। पर मैनेजमेंट एज अ साइंस इट इज नॉट अ कंप्लीट साइंस, मतलब इट इज एन, मतलब सोशल साइंस, इनकम्प्लीट साइंस, ठीक है। सो इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, क्यों है, बिकॉज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, हाँ, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं। चलो ये वाला फीचर तो फिर भी है, ठीक है। फिर है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, ये भी है। पर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम बोला कि न्यूटन का लॉ क्या बोलता है कि एप्पल से पेड़ गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, तो सबके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। पर मैनेजमेंट जरूरी थोड़े है ना कि सबके लिए एप्लीकेबल है। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन सबका, क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड नॉलेज पे बेस्ड है, हम लोग आर्ट में पढ़ा, तो वो हर कंपनी में अलग होगा, मतलब वो लोग अपने हिसाब से क्या स्ट्रक्चर, क्योंकि मैनेजमेंट कौन परफॉर्म करता है, ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, और हर एक ह्यूमन बीइंग का नेचर इज डिफरेंट, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। सो मैनेजमेंट हैज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, बट दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। सो एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट, मतलब मॉडिफाई करना पड़ता है, उसको चेंज करना पड़ता है, वो रिजिड नहीं रहता। जैसे साइंस, प्रिंसिपल ऑफ साइंस है, वो रिजिड रहता है,
लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, इसीलिए यूनिवर्सल वैलिडिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि व्हाई मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, व्हाई मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। रीजन क्या? बिकॉज यूनिवर्सल वैलिडिटी इस पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, मतलब मैनेजमेंट जो है ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है प्रोफेशन का, बिकॉज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज लाइक इज अ कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स कंसेप्ट। ये तो है, चलो हाँ, मैनेजमेंट में भी सर्टेन कंसेप्ट्स है, प्रिंसिपल्स है, अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं नेचर है उसका, देयर इंपॉर्टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम लोग प्रिंसिपल्स ही किया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, तो इट इज अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, अच्छा खासा वेल डिफाइंड बॉडी है। ठीक है, हम लोग क्या मतलब पता है कि मैनेजमेंट में क्या क्या चीज है, नहीं वो हम लोग पे डिपेंड करते हैं कि कैसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, चेंज होता है। ठीक है, फिर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब क्या ऐसा है कि मैनेजमेंट करने के लिए तुमको कोई डिग्री लेकर आना पड़ेगा, जैसे प्रोफेशन करने के लिए चाहिए होता है, डॉक्टर बनने के लिए डिग्री चाहिए होता है, सीए बनने के लिए डिग्री चाहिए होता है, क्या वैसे क्या लॉयर बनने के लिए डिग्री चाहिए होता है, तो क्या वैसे ही हम लोग को मैनेजमेंट करने के लिए क्या डिग्री चाहिए? वो चाय वाला जो मैनेजमेंट कर रहा था, क्या उसको डिग्री चाहिए? कि वो चाय वाला का वेंडर बोलेगा कि नहीं बेटा छोटू तुमको अपना डिग्री लेके आना पड़ेगा, तुम एमबीए करके आओ, मैनेजमेंट में कोई डिग्री लेकर आओ, उसके बाद ही हम तुमको हायर करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना? छोटू चिंटू क्या वापस पढ़ के आएगा? एमबीए नहीं ना। ठीक है, तो ये क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ठीक है, फिर प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे फॉर एग्जांपल, अब पहला पर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ही नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा क्या? ऐसा है कि बीकॉम करके आओ तो मिलेगा, एमकॉम करके आओ तो मिलेगा, बीए करके आओ तो मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है यहाँ पे कि जैसे जैसे सीए करने के लिए आईसीएआई है, एक प्रोफेशनल बोर्ड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुमको डॉक्टर बनना है तो यू नीड अ डिग्री एमबीबीए, और वो सर्टेन डॉक्टर का कोई डिग्री मतलब कोई बोर्ड है अलग से, वो गाइड करता है, जैसे सीएमए है। ठीक है, तो देयर इज अ आईसीएमआई। ठीक है, तो इतना सारा बोर्ड्स है, तो क्या इसका कोई बोर्ड है क्या? नहीं, इसका कोई एसोसिएशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है, बिकॉज ऑब्वियस बात है कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री ही नहीं है, तुमको कोई डिग्री नहीं चाहिए, तो अगर डिग्री नहीं है तो क्या एसोसिएशन होगा क्या? नहीं दीदी। ठीक है, फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? और प्रोफेशंस आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच गाइड्स टू द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर्स। कि कोई प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सीए है तो वो शर्ट्स पहन के, मतलब होता है ना नियम होते हैं कि आप शर्ट्स पहन के रखो, कोट पहन के रखो, आप लेक्चर देने आए और करने आए तो सर्टेन रूल्स है, गाइडलाइंस आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, आप उसके बाहर नहीं कर सकते। क्या यहाँ पे ऐसा है? नहीं दीदी। नहीं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आपको शर्ट पहन के आना पड़ेगा और ये करके आना पड़ेगा तो ही हम आपको मैनेजमेंट करने देगा। अब वो छोटू क्या कोट पहन के आएगा मैनेजमेंट करने के लिए, चाय देने के लिए कोट पहन के आएगा क्या? नहीं ना। चिंटू छोटू तो कोट पहन के नहीं आएगा, तो क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ पे नहीं है। फिर सर्विस मोटिव, हाँ, द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज सर्विस क्लाइंट्स। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट में भी ये है, सर्विस मोटिव है। हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि हम लोग सोसाइटी को सर्व कर पाए, ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर पाए और अपना वर्कर्स को सर्व कर पाए, है कि नहीं? सो अल्टीमेटली सर्विस मोटिव है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन बाकी 3 फीचर जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। चिंटू याद रखना, चिंटू क्या एमबीए लेके आएगा? नहीं लेके आएगा। चिंटू क्या कोट पहन के आएगा? नहीं लेके आएगा। ठीक है, कोट पहन के नहीं आएगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन, चिंटू क्या कहीं से कोई डिग्री लेकर आएगा? कोई बोर्ड के अंदर से डिग्री लेके आएगा? नहीं। ठीक है, तो चिंटू याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ profession and thus it is a full-fledged profession, like it is not a full-fledged profession like doctor, lawyer, teacher etc, मतलब जो भी अगर चाहिए होता है professionals। ठीक है, फिर levels of management, what are the levels of management? There are 3 levels of management। ठीक है, यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे गलत इंटरप्रेट किया हुआ है। The 3 levels of management, first one is the top level of management, middle level of management and the lower level of management which is also known as supervisory level of management और operational level of management। ठीक है, so top level management for example स्कूल है, स्कूल में जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का बात सबको मानना होता है कि नहीं मानना होता है? हाँ, प्रिंसिपल ही तो सारा रूल्स बनाता है बैठ के, मतलब वही सब डिसाइड करेगा कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है, वो एक्शंस लेता है कि नहीं लेता है। स्कूल में टेबल चेयर चाहिए हुआ तुम लोग का टीचर्स जाके देगा कि तुम्हारा प्रिंसिपल डिसाइड करेगा कि लाना है या नहीं?
प्रिंसिपल। तो उसी तरह टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया कंपनी में, ठीक है, कोई सीईओ है, ठीक है, जो हाईएस्ट पोस्ट पे है, ठीक है, हायर पोस्ट पे है, ठीक है, एकदम हाई उसके मतलब एकदम टॉप लेवल पोस्ट पे है। तो तुम लोग का स्कूल में टॉप लेवल पोस्ट पे कौन होता है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल अज्यूम करके चलना। तो जैसे प्रेसिडेंट हो गया, चेयरमैन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये सब कौन हो गया? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब उन लोग को मॉनिटर करना होता है, एग्जामिन करना होता है, रिसोर्सेज वगैरह जो चाहिए होता है, जो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा वो कौन देखता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट। भले ही काम किसके थ्रू कराते हैं, मिडिल लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, बट सुपरवाइजरी लेवल। बट देखता कौन है? टॉप लेवल टॉप। मैनेजमेंट। ठीक है। फिर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जैसे हो गया एचओडीज। एचओडीज फॉर एग्जांपल वी हैव हेड ऑफ सर्टेन डायरेक्टर। सब्जेक्ट्स, ठीक है, सर्टेन सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, तो कितने बार हम लोग के स्कूल में होते हैं ना मैथ्स के लिए एचओडी। तो मैथ्स में कुछ करना है तो वो एचओडी देखेगा, साइंस का कुछ है तो साइंस का एचओडी है, सर्टेन टीचर को हाँ। अपॉइंट कर दिया एज एन एचओडी, वो देखता है पर्टिकुलर हेड्स का। तो उसी तरह फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सर्टेन हेड्स बनाए, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, ठीक है। फिर वी हैव तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल डिपार्टमेंट है, प्रमोशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना हेड होगा, जो अपना उसके अंदर जो काम करेगा उसको गाइड करेगा कि हाँ तेको ये करना है, तेको ये करना है, तेको ये करना है कि नहीं। हाँ तो जी। मिडिल लेवल ऑफ हाँ जी। मैनेजमेंट मेन टास्क क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को दो को कनेक्ट करके रखते हैं। कैसे कीजिए, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को बात करना है अपना सुपरवाइजरी लेवल से, तो किसके थ्रू कराते हैं? मिडिल लेवल के थ्रू कराते हैं, ठीक है। कराते हैं। हाँ। सो ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, प्लान्स वगैरह को एग्जीक्यूट करता है, मतलब फॉर्म में लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड किया कि हम लोग को ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो पहला स्टेप कौन लेगा अचीव करने के लिए? मतलब डिसाइड वो करता है, लेकिन फुलफिल करने वाला मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। मतलब किसके थ्रू कराएगा, है कि नहीं। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के थ्रू कराएगा। कैसे कराएगा? प्लान्स वगैरह फॉर्म, मतलब प्लान्स फॉर्मुलेट करेगा, पॉलिसीज बनाएगा, ठीक है। जो मतलब जो बनाएगा नहीं, मतलब उसको एग्जीक्यूट करेगा। बनाता कौन है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल एग्जीक्यूट कौन मैनेजमेंट। करता है? मिडिल लेवल मिडिल मैनेजमेंट, लेवल ठीक है। मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या चीज आता है? मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, हाँ। ठीक है। हाँ। कोऑपरेशन में देखना, ध्यान देना कि सब ठीक चल रहा है या नहीं। सो दिस इज द वर्क ऑफ मिडिल। मतलब अपना दिमाग में फ्रेम कर लो कि हाँ क्या किसको करना होगा, खुद सोचो, खुद दिमाग लगाओ। फिर सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशनल लेवल मतलब लास्ट का जो लेवल, फॉर एग्जाम्पल जो तुम लोग क्लास टीचर्स है, ठीक है, पर हाँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा क्लास राइट। टीचर है, वो मैथ्स कराते हैं, तो वो हाँ। तुम्हारा जो क्लास टीचर मैथ्स कराते हैं उसको गाइड कौन करते हैं? एचओडी, कि हाँ तुमको ये पढ़ाना है, आज का टारगेट ये है, ये है। सिलेबस ये तो सब वो लोग डिसाइड कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। तो सुपरवाइजरी एंड ऑपरेशन लेवल क्या है? तुम्हारा हो गया टीचर्स वगैरह, ठीक है। सो कंसिस्ट ऑफ फोरमैन एंड सुपरवाइजर एक्सेट्रा। मेन टास्क इज टू इंश्योर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एज पर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल तो क्लास टीचर को बोला गया था तुम देखना कि मतलब स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहा है या नहीं, ठीक है। तुम देखो कि मैथ्स में सब अच्छा है या नहीं, सबको कितना मार्क्स आ रहा है कि नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल था कि एवरेज हम लोग का क्लास का एवरेज होना चाहिए एटलीस्ट 75% होना चाहिए। बट 75% से कम है तो कौन देखेगा? ये टीचर्स देखेगा या एचओडी सबका क्लास में जाके देखेगा? नहीं। मतलब इंस्पेक्शन वाला चीज जो होता है वो सुपरवाइजरी करता है ना। हाँ हाँ, नाम ही सुपरवाइजरी है, सुपरवाइज करता है, काम को देखता है, ठीक है। ठीक है। सो प्रॉपर। मेन टास्क इज टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द, मतलब वो देखेगा एक्चुअल में जो पॉलिसी फ्रेम किया था वो अच्छे से चल रहा है या नहीं। देखो, फ्रेम कौन करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और देखता हाँ। कौन है कि सही से देखो हो रहा है या अभी नहीं? का बोले हाँ बोलो। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट सारा रूल्स बना लिया। अब हम्म मिडिल लेवल मैनेजमेंट उस रूल्स को डिवाइड कर देगा। जो काम दे चीज दिया अकॉर्डिंग। हम्म हाँ, वो रूल्स वो लोग को पास ऑन कर देगा, डेलीगेट कर देगा, हर अलग अलग ग्रुप्स को वो कर देगा। अब वो ग्रुप्स हो गया हम लोग का सुपरवाइजरी लेवल। वो हम्म लोग देखेगा कि वो लोग इंश्योर करेगा कि जो गोल है वो अचीव एक्चुअल। हो रहे हैं नहीं, हम्म। प्रॉपर्ली हो भी रहे हैं नहीं, ठीक है। इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। हम्म। और फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स, यहाँ पे समझ लो तुम लोग स्टूडेंट्स है, स्कूल का एग्जाम्पल है ना, प्रिंसिपल, एचओडी और टीचर्स। तो किसको हाँ। देखते हैं? तुम लोग को देखते हैं ना, टीचर्स। तो हम्म। सपोज किसी को कोई दिक्कत है, स्टूडेंट बोल रहे कि मैम मेरा यहाँ बैठने का सीट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे को ये क्लासरूम में ऐसा ऐसा दिक्कत हो रही है, तो तुम किसको जाके होता? डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास जाते हैं क्या? नहीं। हम टीचर को बोलते हैं ना। फिर टीचर एचओडी को बोलेगा, एचओडी बात करेगा प्रिंसिपल से, हाँ ऐसा ऐसा दिक्कत है, ठीक है।
तो ग्रीवियंसेस कौन लेता है, मतलब हम लोग का दुख वुख कौन लेता है, टीचर्स। टीचर। तो कौन हुआ, सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, डिसिप्लिन कौन मेंटेन करता है, क्लास में आके फिश मार्केट मत बनाओ, चुप रहो, शट डाउन, शट योर माउथ कौन बोलता है आके, सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल। तो इसलिए मेंटेन डिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स कौन करेगा, मतलब इमेजिन करना वो स्टोरी और आंसर करना। ठीक है, फिर ठीक है दीदी। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पता है क्या है, POSTC। प्लानिंग मतलब क्या होता है, प्राइमरी, मतलब प्राइमरी फंक्शन होता है, Based इसके on बेस पे मेरा सारा फंक्शंस बेस्ड होता है कि नहीं, इस पे मेरा सारा फंक्शंस बेस्ड होता है। मतलब अगर प्लानिंग किया उसके अकॉर्डिंग तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होगा। तो प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम फिर काम करते हैं। सो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। फॉर एग्जाम्पल हमने सोचा था, अब उसको हम लिख के प्लान बना रहे कि हमको क्या करना है। ठीक है, तो अगर आया कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच, तो क्या होगा, प्लान। ठीक है, ठीक है फिर दीदी। ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में जैसे हम लोग को पता है, याद है हमने क्या क्या किया था ऑर्गेनाइजिंग में, हाँ कि ग्रुप टास्क हम लोग का एक्टिविटीज को डिवाइड कर देता था हम लोग हाँ, काम में इवेल्युएशन। डिवाइड कर देता था, डिविजन कर देता, डिविजन ऑफ वर्क कर देता था, डिवीजन तो ऑफ, हाँ ऑर्गेनाइज करता था। फिर delegate, हाँ हम्म डेलीगेट कर देता था रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हम्म ऑल। हम्म। और जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर था, डिविजनल हाँ स्ट्रक्चर था, हम लोग ऑर्गेनाइजिंग डिविजन में पढ़ा। करके था, क्या होता है कि मतलब जैसे काम को फर्म को प्रॉपर्ली भी, डिवाइड काम को भी करना और डिवाइड कर देना। ऑर्गेनाइज करना। हाँ हाँ, तो जैसे सब। टास्क कब आता है, ड्यूटीज कब आता है, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आता है, तो ऑर्गेनाइजिंग कब आता है। ठीक है, हाँ दीदी। किस कब आता है, टास्क कब आता है, ड्यूटीज कब आता है, ऑथोरिटी कब आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आता है, तो किस कब आता है, ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है, फिर स्टाफिंग, स्टाफिंग रिलेटेड विद द ह्यूमन रिसोर्स। मतलब स्टाफिंग मतलब राइट पीपल टू द राइट राइट जॉब पर्सन एट एट द द राइट राइट टाइम, जॉब। राइट पर्सन द राइट जॉब। सो इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब इसको सिलेक्ट करना, राइट पर्सन को सिलेक्ट करना कि कौन यहाँ पे काम करेगा। फिर उन लोग को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम लोग को डिरेक्ट करेगा, कैसे डिरेक्ट करेगा, लीड करेगा उन लोग को, जैसे कैप्टनशिप दिखाएगा, लीड हाँ करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, मोटिवेट करेगा, इंकरेज मोटिवेट करेगा, ये करेगा। सब डायरेक्टिंग में आता है। ठीक है, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शन दिखाना। तो डायरेक्शन तुमको हम कैसे दिखाएगा, तुमको मोटिवेट करेगा कि हाँ दिव्यांश तुम कर सकते हैं। ठीक है, तुमको लीड हाँ करेगा कि देखो दिव्यांश, हम जैसे बोले तुम वैसे करिए, तुम तुम्हारा टारगेट अचीव हो जाएगा, तुम पढ़ाई में अच्छा होगा, इंप्रूव होगा। ठीक है, तो दीज आर डायरेक्टिंग। ठीक है, फिर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है, जो हम टारगेट सेट किया था, कहाँ पे सेट किया था टारगेट, हम कहाँ सेट करते हैं दिव्यांशी, प्लानिंग में। प्लानिंग के टाइम। हाँ, प्लानिंग के हाँ टाइम जो टारगेट सेट किया था, क्या वो अचीव हुआ, यानी इसका जो रिजल्ट आया। तो एग्जाम्पल हम टारगेट सेट किया था 100 यूनिट्स बनना चाहिए, पर रिजल्ट हाँ। आया 90, कितना आया, 90 यूनिट्स बन के आया। ठीक है, तो हम्म। कंट्रोल में हम क्या करेगा, जो डिफरेंस आया ना 10 का, अब एक्शंस लेगा कि ये 10 एनालाइज करेगा कि क्यों एनालाइज नहीं करिए होता। क्यों हुआ। तो आई विल टेक द करेक्टिव एक्शंस फॉर एनी डेविएशन। डेविएशन मतलब वो 10 मिनट का जो डेविएशन हुआ है ना, उसको हम हाँ करेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स, जो करंट परफॉर्मेंस है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट इन्वॉल्व सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉर एनी डेविएशन। ठीक है, बात समझ में आया। ठीक है दीदी। सर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, वर्ड कोऑर्डिनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, बहुत बार बोला है, बोलो। कोऑर्डिनेशन मतलब सारा ग्रुप एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करके, वो वाला ग्रुप एक्टिविटी वाला चीज हो गया कोऑर्डिनेशन। हम्म और कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब सही हो गया हम लोग का ग्रुप एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करके वैसे करना। हम्म सारे इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर जब कोई एक ऑब्जेक्टिव को एम करता है अचीव करने का, तो वो हो गया हम लोग का कोऑर्डिनेशन। हम्म इसमें सारा फीचर्स और फंक्शंस ऑफ प्लान मैनेजमेंट इन्वॉल्व रहता है। हम्म और कॉपरेशन क्या होता है, मतलब जैसे हम आपको जैसे हम लोग सब लोग वर्क कर रहे हैं अपना एम अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं, तो उस चीज में हम आपको कोऑपरेट करें, हम हार्मनी बना के रखें, हम फालतू में कोई वो ना करें। मतलब कोऑपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, ठीक है, हाँ और तो सामने नर्स खड़ा है, तो नर्स उसको कोऑपरेट करेगा, उसके साथ मिलकर ऑपरेशन नहीं करेगा। मतलब डॉक्टर को सामान चाहिएगा, शी विल कोऑपरेट, हाँ कि हाँ तुम मेरे को सामान देना, ठीक है, मतलब मेरे साथ हेल्प करना, प्लीज हेल्प मी, दैट इज कोऑपरेट।
कि कोऑर्डिनेशन मेरे साथ मिलकर काम करें। फॉर एग्जांपल सर्टेन डॉक्टर्स मिलके और एक पर्सन का ऑपरेशन जैसे कर अगर रहे हैं, कोई एक सर्जरी पेशेंट, वो हाँ कर रहे हैं तो उसमें 2-3 सर्जन्स सर्जन मिलके है, कोऑर्डिनेट करेगा, तो 2-3 सर्जन्स मिलके कोऑर्डिनेट करके वो ऑपरेशन को वो करे, इम्प्लीमेंट करेगा। और कोऑपरेशन हो गया जब नर्स उस डॉक्टर को हेल्प कर रहा है। हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन इज अ वर्क विच synchronizes all the functions of management and activities of different departments। क्यों ऐसा बोला synchronizing all the functions of management? क्यों? अगर एक मतलब कोई एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन के बीच में गैप रह गया ना, फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग हम कुछ और किया था, डायरेक्टिंग उसके हिसाब से, स्टाफिंग उसके हिसाब से कर ही नहीं रहे। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमको स्टाफ चाहिए था 200, पर हम हायर करें 300-400, इतना का तो जरूरत ही नहीं है। तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मतलब गैप रह गया, तो हम सेट किया था और बाकी फंक्शन के बीच में गैप रह गया, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन होता, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता, तो क्या होता कि जो हम सेट किया था उस हिसाब से मेरा काम बनता। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट में भी ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट सेल बोल रहा है कि देखो इस बार सेल्स थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है, तो तुम परचेज उस हिसाब से करना, पर परचेज डिपार्टमेंट सुना नहीं पाए, वो जबरदस्ती का सारा रॉ मटेरियल खरीद लिया, ठीक है, वो इतना महंगा दाम में, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा। और वहीं पे कोऑर्डिनेशन होता, साथ में मिलके काम करता वो लोग, तो एक क्या होता? सेकंड दीदी। हाँ, हाँ दीदी। और वहीं पे अगर कोऑर्डिनेशन होता तो डिले नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होता। ओवरलैपिंग मतलब कुछ काम छूट गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये हुआ कि काम डिवाइड किया था कि ये मिस्टर ए मशीन देखेगा, मिस्टर बी सफाई देखेगा, बट मिस्टर बी सुना नहीं, ठीक है, वो भी मशीन देखने लग गया उसके साथ, तो ये क्या हो, डुप्लीकेशन ऑफ काम नहीं हो गया, एक ही काम दो जन कर रहे हैं, काम रुकेगा, डिले होगा कि नहीं? साफी तो रह गया, मतलब तो हाइजीन मेंटेन करना था उस इंसान को, वो हाइजीन तो रह गया, डिले हुआ, और काम भी छूट गया, सफाई तो हुआ ही नहीं, ओवरलैप हो गया। सो इससे क्या होता है, ओवरलैपिंग, डुप्लीकेशन, डिलेज और क्योर्स हो जाते हैं अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है। सो इट इज कंसर्न विद ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एज इफ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर लुक टुगेदर। अगर हम एक साथ कंबाइन करके देखा कौन सा लेवल्स को, टॉप, मिडिल और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल को कुछ और बोला, पर मिडिल टॉप का नहीं सुन के वो अपना ही अलग कुछ बोल रहे, और सुपरवाइजरी लेवल भी एचओडी का नहीं सुन के क्या कर रहे, वर्कर्स को अलग वे से गाइड कर रहे, तो वो क्या होगा, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो जाएगा, डिले हो जाएगा, केओस हो जाएगा, झगड़ा भी हो सकता, ठीक है। सो इट इज कंसर्न विद all the 3 levels of management, ठीक है, they become a group, and अगर वहीं पे 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से ग्रुप करे साथ में, ठीक है, सो और कोऑर्डिनेशन हो तो अच्छे से ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दीदी। देखो अगर ऐसे ऐसे डैश इज इम्प्लिसिट एंड इनहेरेंट इन ऑल फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन, मतलब जो हर एक फंक्शन में जरूरत है, ठीक है, जो हर एक फंक्शन में जरूरत है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन। फिर है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जैसे तुम बोला कि इट इज हम सारा तो फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स है, पहला बार तो बात ही करते हैं ग्रुप एफर्ट्स का, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, ग्रुप एक्टिविटी काइंड ऑफ, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी होना पड़ेगा आपस में, यूनिटी। देखो ग्रुप एफर्ट और यूनिटी इज डिफरेंट। ग्रुप एफर्ट क्या होते हैं, ग्रुप एफर्ट मतलब देखना कि मिलकर काम करना, हाँ, और यूनिटी मतलब क्या कि हार्मनी मेंटेन करना। हाँ, यूनिटी ऑफ एक्शन हो गया कि फॉर एग्जांपल कुछ भी हो रहा है तो लोग साथ में है, ऐसे नहीं कि वो उसका साथ छोड़ दिया, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक हो रहा है सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि बहुत लोग मिलके डैश डिसीजन लेना, मतलब द डिसीजन शुड बी कि मतलब उसमें सब अग्री करें, म्यूचुअल, तो उसको एक म्यूचुअल टर्म था, डिसीजंस, म्यूचुअल डिसीजन, कुछ बोलता था ना हम लोग कि अरे बिग बॉस में भी इतना सुनते ना कि वो नहीं आ रहा है, क्या डिसीजन, अरे बिग बॉस देखता नहीं है ऐसे। बिग बॉस नहीं, स्प्लिट्स ये सब में भी तो होते ही रहे कि ऐसे कि हम लोग डैश डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई एक वर्ड था ना कि
उसका मतलब म्यूचुअली होता है कि सारा जन एक साथ नहीं वो कर पा रहे, एक चीज पे अग्री नहीं कर रहे। आएगा तो बोलेगा, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है ऐसा कुछ। ठीक। म्यूचुअल डिसीजन ही होता है। म्यूचुअल नहीं, कोई एक टर्म होता है, कॉर्पोरेशन नहीं है। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, ठीक है। यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है? इट इज अ बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड इंश्योर दैट ऑल एफर्ट्स आर फोकस्ड टुगेदर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, और ग्रुप एफर्ट क्या होता है? इट इज अ orderly arrangement of group effort to ensure that performance is at par with the plans and schedules। मतलब ग्रुप एफर्ट मतलब जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग सब काम कर रहे हैं। और यूनिटी ऑफ एक्शंस मतलब क्या होता है कि आपस में उन लोग के बीच में कैसा फोर्स है, मतलब अच्छा है नहीं है, एफर्ट्स कैसे है आपस में। ठीक है, तो वो होता है यूनिटी ऑफ एक्शन। फिर कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सब फंक्शंस में चाहिए होता है। कोऑर्डिनेशन ऐसे प्लानिंग में के टाइम चाहिए होता है, नहीं, सारा में चाहिए। और ऑल लेवल्स पे चाहिए होता है। हाँ। तो ये क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। हाँ। क्या ये कोऑर्डिनेशन करना सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है? So it It is is required by equally all the important to for all the level of organization. Coordination is important to all the level of organization. level of all और ये हर organization. एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल का वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हर एक इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपस में अपना मतलब कलीग्स के साथ या जो भी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करे, Coordinate करे। ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो। और कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन डेलिबरेट फंक्शन, डेलिबरेट वर्ड मतलब क्या होता है? विद मतलब एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इज अ कॉन्शियस एंड डेलिबरेट मैनर। मतलब पहला बात, कोऑर्डिनेशन डील्स विद ह्यूमन, मतलब ह्यूमन रिसोर्स, हाँ। एंड Actually, हर एक ह्यूमन डिफरेंट होता है। तो एक सेकंड दीजिए, हम लिख लेते हैं ये चीज। हाँ, बोलो आप। हाँ, डेलिबरेट फंक्शन मतलब क्या होता है? डेलिबरेट मतलब ये कि ये अपने आप से बिल्डअप नहीं होता, वी ह्यूमंस बिल्ड दिस अप। इट इज अ वेरी डेलिबरेट फंक्शन, मतलब इसको हम लोग बनाते हैं, हम लोग के एफर्ट से कोऑर्डिनेशन बनता है, अपने आप से ये इवॉल्व नहीं होता। तो ये अपने आप से स्टैब्लिश नहीं होता, इट डजंट स्टैब्लिश बाय इटसेल्फ, वी जेनरेट, मतलब हम लोग खुद मिलके ये करते हैं। तो मतलब हम लोग का जो कॉन्शियस एफर्ट्स होते हैं वो मिलके ये बनते हैं। ठीक है, ये होता है डेलिबरेट फंक्शन। मतलब वर्ड कॉन्शियस वर्ड आना, डेलिबरेट आना, ये हो गया डेलिबरेट फंक्शन। फिर कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव, ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए होता है। ठीक है, हाँ। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये बहुत अच्छे से कराते हैं उस टाइम पे, तुम लोग याद है? इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सो देखो, ग्रोथ इन साइज, फंक्शन डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। देखो, an organizational growth result in the increase in the number of people employed with varied। देखो, जैसे जैसे क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ते जाते हैं, तो वहीं पे अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्या नहीं होगा? कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वहीं पे ओवरलैपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना ज्यादा तुम्हारा ग्रोथ इन साइज होता है, तो तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज हो जाता है कि नहीं? अगर 3 4 जन है तो कोऑर्डिनेशन ठीक है चल जाएगा, कोई बात, पर वहीं पे ह्यूज नंबर ऑफ पीपल है, सब काम कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो ओवरलैपिंग होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए ग्रोथ इन साइज के साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज होता है। ठीक है, so the number of people employed with varied individual aspiration and culture, so it is important to harmonize individual goal with organizational goal through coordination। मतलब देखो, पहला बार ग्रोथ इन साइज से क्या होता है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल का अपना खुद का गोल होता है। ठीक है। ठीक है, उसको ये बताना कि हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल है। ठीक है, so it is important to harmonize individual goal with the organization। मतलब ऐसा करना कि इंडिविजुअल गोल सबका अचीव हो और विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके। जैसे इंडिविजुअल गोल क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल सेल्स डिपार्टमेंट का गोल क्या होगा? टू अचीव द सेल टारगेट। परचेज डिपार्टमेंट क्या होगा? अच्छे से परचेज करना विद मिनिमम रेंज। ठीक है, तो सबका अपना इंडिविजुअल गोल ऐसा अचीव होना कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो जाएगा, तो क्या होगा? हार्मोनाइज।
ठीक है। है कि नहीं? तो ग्रोथ इन साइज से क्या होता है? इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हम लोग फंक्शनल सेक्शन में क्या पढ़ा कि देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स, सर्टेन हाँ, वो लोग फंक्शंस। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक ही प्रोडक्ट लाइन होता है बट वो लोग फंक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग फंक्शन कैरी आउट करते हैं। पर अपना अपना फंक्शंस कैरी आउट करता है, बट आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हाँ, सेल्स डिपार्टमेंट अपना ही काइंड ऑफ सेल्स कर रहा है, मतलब जितना कि मतलब परचेज हो रहा है वो उतना सेल्स नहीं कर रहा, और जितना हाँ, सेल्स हो रहा है वो उतना परचेज नहीं कर रहा। मतलब ऐसा कि आपस में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो आपस में नहीं बैठ रहा है, तो वो होता है फंक्शनल। 10:30 बोलते बेटा। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन का वजह से कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाता है। क्यों? फॉर एग्जांपल मेरा अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में मेरे को कोऑर्डिनेशन का ज्यादा जरूरत है। सो फर्स्ट रीजन क्या है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है इन साइज, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहा है, मतलब मेरा यूनिट्स बढ़ रहा है, तो कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी हो जाता है। फिर है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। मतलब मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दिया सर्टेन टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट, भले ही डिपार्टमेंट का अपना अपना काम है, लेकिन दे आर इंटरडिपेंडेंट। परचेज जो है उसका परचेज से सेल्स पर डिपेंड करेगा, सेल्स जो है परचेज पर डिपेंड करेगा, मतलब इंटरडिपेंडेंट आपस में। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन की वजह से भी कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। फिर स्पेशलाइजेशन। मतलब हम लोग को काम करने के लिए भी सर्टेन स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि देखो, मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ सुपीरियर, मतलब वो सुपीरियोरिटी और प्रायोरिटाइज रहता है कि हाँ हमको सब काम आता है। मतलब एक होता है ना, उस पे रहता है कि उसको एक स्पेशलिस्ट है, कोई तुम हायर किया, उसको ये लगता है ना कि उसको सब काम आता है, वो सुपीरियर है बाकी सबसे। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन सीक्स टू सीक्वेंस एंड, और उसी टाइप का स्पेशलिस्ट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत काम आता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट क्या होता है ना, ज्यादातर किसी का सुनता नहीं है। और वहीं पे अगर कोऑर्डिनेशन आता है ना, तो क्या होगा, वो किसी का सुनेगा। ये तो अगर वो किसी का नहीं सुनेगा तो क्या होगा, मतलब वर्कर्स को समझ नहीं आ रहा है फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वहीं पे वर्कर्स अगर नहीं बोलेगा उसको, वो उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेलियर हो जाएगा। तो इसलिए मोस्ट स्पेशलिस्ट जो है उन लोग के अंदर ये सुपेरियरिटी वाला चीज होता है। तो कोऑर्डिनेशन सीक्वेंस एंड इंटीग्रेट ऑल द स्पेशलिस्ट एक्टिविटी इनटू अ होलसम एफर्ट। तो सबका सारा स्पेशलिस्ट का एक्टिविटीज को एक एफर्ट में ग्रुप करता है। ठीक है, और सिक्वेंशियल मैनर में कोऑर्डिनेशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? इंपॉर्टेंस हाँ, क्या क्या ठीक है? है। ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। तो स्पेशलाइजेशन। हम पूछते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है तो कैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन ग्रो करता है, मतलब कैसे जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन। क्योंकि वो लोग जैसे फंक्शनल डिफरेंशिएशन में ये पॉइंट होता है कि एवरी ग्रुप ऑफ पीपल कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, तो वो लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मतलब क्योंकि लोग अपना खुद का कंटिन्यू, वे में काम कर रहे हैं। हम्म। इसमें ये वो वाला पॉइंट हो गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वाला, कि एक चीज का दूसरा पे भी अफेक्ट पड़ता ही है। तो अगर हम अपना हाफ ऑफ द इंफॉर्मेशन मेरे को मिलेगा ही नहीं तो हम आगे कैसे प्रोसीड प्रोसीड करेंगे। करेगा, वेरी गुड। ठीक है, स्पेशलाइजेशन में क्या है, कैसे कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है? हर जो भी मतलब हर वर्कर अपना फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। नहीं, मतलब सर्टेन काम करने के लिए हम स्पेशलिस्ट को हायर करते हैं। और स्पेशलिस्ट क्या होता है, हमेशा प्राउडी नेचर का होता है, मतलब उसपे ये चीज होता है कि उसको सुपीरियर फील करता है वो अपने आप को, कि इसको सब आता है। हम्म, ये होता है। और वो किसी का, अगर कोई इंसान है ऐसा, कोई स्पेशलिस्ट है, वो किसी का सुनेगा क्या? नहीं। तो वहीं पे कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब उसका बात सुनना भी, और उसको भी किसी सबका बात सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर और क्या है? ग्रोथ इन, सही। वो क्या है? कि मतलब इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ द वैसे जैसे हम लोग का ज्यादा एम्प्लॉयज हम लोग वो कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एम्प्लॉयज लोग के बीच में भी, ताकि इजी फ्लो ऑफ वो। वर्क को। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग का चैप्टर वाइंड अप हो गया है। ठीक है, सो वी आर कवर्ड विद ऑल द टॉपिक्स, सारा पार्ट्स कवर का, टोटल 10 पार्ट्स हम बोले थे, सारा 10 पार्ट्स वी हैव कवर्ड। सो वी आर इन विद द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 1।
ओके